हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है ध्यान से देखिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आज की ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ध्यान से समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ही देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेंगी या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी जो प्लेलिस्ट का होगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को ध्यान से देखते हैं कि आज के वीडियो में हमें क्या समझना है। हम सबसे पहले समझेंगे कार्बनिक रसायन का परिचय, ठीक है, कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। और जब कार्बनिक रसायन का हम लोग परिचय समझेंगे तो उसी में हम समझ जाएंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और इसके साथ साथ अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। इसी के परिचय में ही समझ लेंगे। जब थोड़ा स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कार्बनिक रसायन का प्रारंभिक परिभाषा, ठीक है, कि शुरुआत में कार्बनिक रसायन को परिभाषित कैसे किया गया था। ओके, जब इसके अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। ये दो टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वीडियो में शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन का आधुनिक परिभाषा। शुरुआत में कार्बनिक रसायन की क्या परिभाषा दिया गया था इस बारे में समझेंगे, और कार्बनिक रसायन की बाद में यानी कि आजकल यानी आधुनिक समय में क्या परिभाषा बना है इस बारे में हम लोग समझेंगे। और ये जो वीडियो है आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कहिए या VIP कहिए ना, समझेगी नहीं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये। तो इसीलिए आप ध्यान से समझेंगे। जब हम कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ेंगे तो आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? जैव शक्ति सिद्धांत। ये होता क्या है? आपको पता है कि जो वैज्ञानिक बर्जीलियस थे उन्होंने एक बात बताई थी। क्या चीज़? कि हर प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक है ना उसे हम पेड़ पौधे और जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं से ही प्राप्त नहीं कर सकते। और उनकी इसी बात को जैव शक्ति सिद्धांत के नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अंत कैसे हुआ तो आपको बताते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में बढ़िया डिटेल से बता चुका है, आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने आपको ये बताया था कि वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर एक बार लैब में प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग करते 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 उन्होंने ये किया कि अमोनियम साइनाइड को गर्म कर दिया। क्या कर दिया? अमोनियम साइनाइड को गर्म। जब उनको गर्म किया ना तो एक विशेष प्रकार की कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा यूरिया। क्या पड़ा? यूरिया। यानी बर्जीलियस तो शुरुआत में ये बताए थे ना कि हम कार्बनिक यौगिक का प्राप्ति हम केवल पेड़ पौधे से ही कर सकते हैं, जीव जंतु से ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं से ही नहीं। लेकिन जब फ्रेडरिक वोहलर ने लैब में प्रयोग करके एक नया कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया तो बर्जीलियस के बात को झूठा साबित कर दिया कि नहीं भाई, पेड़ पौधे जीव जंतु से तो प्राप्त कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी हम कुछ और तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। समझे कि नहीं? यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ तो इस समय हुआ क्या चीज कि अनेकों प्रकार के यौगिक की खोज की जा चुकी ना। यानी उसमें कुछ कार्बनिक यौगिक भी थे, कुछ अकार्बनिक यौगिक भी थे। यानी जिसमें कार्बन उपस्थित था ऐसे भी यौगिक था, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं था ऐसे भी यौगिक था। तो इतने सारे यौगिकों को एक साथ एक ही जगह पे रखना बड़ा मुश्किल काम था और बच्चों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या झेलना पड़ता। तो इसीलिए कार्बनिक यौगिकों को एक तरफ कर दिया गया और अकार्बनिक यौगिकों को एक तरफ कर दिया कि भाई कार्बनिक यौगिक में हमें केवल इतना इतना पढ़ना है और ये कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद अकार्बनिक यौगिक में जो है उसको अलग कर दिया गया ना। तो यहाँ पे जो यौगिक थे जो हमें प्राप्त हुए हैं उनका वर्गीकरण करना आवश्यक इसलिए था ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको समझने में आसानी हो, सुविधा हो, ताकि कार्बनिक यौगिकों को एक तरफ कर दें और अकार्बनिक यौगिकों को एक तरफ, ठीक है। तो जब कार्बनिक यौगिक एक तरफ हो गए, अकार्बनिक यौगिक एक तरफ हो गए तो इससे ये सुविधा हुआ कि सभी प्रकार के जो स्टूडेंट हैं ये आसानी से समझ सकते हैं कि कार्बनिक, हम इस समय कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, अकार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो अगर दोनों को हम खिचड़ी बना के दे देंगे आपको तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, समझेंगे नहीं। तो उसी हिसाब से
यानी कि समझने की सुविधा की दृष्टि से या तो फिर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि आप कह सकते हैं कि उन यौगिकों को दो भागों में यौगिकृत किया गया, और वो कौन कौन सा था? तो एक कार्बनिक यौगिक था और एक अकार्बनिक यौगिक। समझे कि नहीं समझे? और बाद में चलते 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 कार्बनिक रसायन की परिभाषा बनी। यानी प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या बनी? ध्यान से सुनिएगा। उसमें यह बताया गया कि भाई कार्बनिक रसायन जो है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा को ही हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। शुरुआत में क्या बोला गया कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, कौन? कार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये शुरुआत में परिभाषा बना था, ठीक है। इसके बाद जब धीरे धीरे समय बदला तो ये समझ में आया कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन केवल नहीं उपस्थित रहता है, उसके साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। क्या चीज? हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित है तभी उसको बोलेंगे हम कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। या तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जिस यौगिक में उपस्थित होते हैं उसको बोला गया हाइड्रोकार्बन। या कार्बनिक यौगिक को यह भी बोला गया कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हों तभी उसको बोलेंगे हम क्या चीज? कार्बनिक यौगिक। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक आप लोग समझे कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी उपस्थित हो, तो ऐसे यौगिक को बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब ध्यान से ये देखना है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एक व्युत्पन्न जो है टॉपिक, ये है क्या चीज? तो ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और तत्व शामिल हो, ठीक है, कुछ और तत्व शामिल हो, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। समझे कि नहीं? ध्यान से ये देखिए, हाई देखिए यहाँ पे कहाँ है ये, ठीक है। जिसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ऐसा यौगिक जिसमें कि हाइड्रोजन भी उपस्थित हो, कार्बन भी उपस्थित हो, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन ग्रुप के तत्व भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम बोलेंगे क्या चीज? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। समझ गए? तो जब इसी क्रम में आगे बढ़ा गया तो कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा निकल के सामने आई, और आधुनिक परिभाषा में यह बताया गया कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे रसायन को बोलते हैं हम कार्बनिक रसायन। शुरुआत में क्या बोला गया था? ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में ये बोला गया था कि कार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब आधुनिक परिभाषा आया तो इसमें यह बोला गया कि कार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यही होता है कार्बनिक रसायन। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल टॉपिक समझ लिए हैं। अब हमने जो भी आपको बताया है, जो भी समझाया है, यहाँ पे सारे चीज़ हमने लिखा है और मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पहला पॉइंट लिखे हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत होने तक अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिकों की खोज की जा चुकी थी। जैसा कि हमने पहले आपको बता चुका था कि जैसे ही जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ तो अनेकों प्रकार की कार्बनिक यौगिक की खोज की जा चुकी थी, और इसके बाद उसको वर्गीकृत करना जरूरी था कि कार्बनिक रसायन को अलग कर दें और अकार्बनिक को अलग कर दें। तो अब ध्यान से देखिए, पॉइंट हमने लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए उन्हें वर्गीकृत करना अनिवार्य हो चुका था, जैसा हमने आपको बताया। यानी बहुत सारे यदि यौगिक खोज हो चुके हैं तो उनको वर्गीकृत करना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर हम ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे या ना तो ढंग से समझ पाएंगे। ये खिचड़ी बन जाएगा जब एक ही में हो जाएगा। तो आगे क्या है? तीसरा पॉइंट, ज्ञात तत्वों के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा था। यानी जितने भी यौगिक खोज हुई थी, जितने भी यौगिकों की खोज हो चुकी थी उस समय,
तो उसको जांच करने के बाद ये समझ में आया कि भाई इसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक है और बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिक को हम एक साइड कर दें और अकार्बनिक को एक साइड, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ज्ञात तत्वों के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा था। इस आधार पर वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित था उसे कार्बनिक यौगिक कहा गया ना। यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित था, शुरुआत में बोला गया था ना, शुरुआत में क्या बोला गया था कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित था उसे बोला गया कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित नहीं था उसको बोला गया अकार्बनिक यौगिक। समझे कि नहीं समझे। और इसी के साथ साथ शुरुआत में जो प्रारंभिक परिभाषा बना था ये यही बना था कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ये समझिएगा ना। इसमें लिखे हैं कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन जब इसी क्रम में आगे बढ़ा गया तो कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा आई और आधुनिक परिभाषा समझने के लिए 2-3 पॉइंट को जानना जरूरी था। क्या था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होता है लेकिन इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन ग्रुप के तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में हमने ये ऐसा बोला कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा गया। यानी ऐसे यौगिक, जैसा कि हमने पहले बता चुका था कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक बोला जाता है। आगे है वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी हो, नाइट्रोजन भी या सल्फर या फास्फोरस भी उपस्थित हो तो उसे हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न कब आएगा? जब हाइड्रोजन और कार्बन तो हो लेकिन इसके साथ साथ अगर ये आ गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद था और मेन उद्देश्य हमारा यही था कि कार्बनिक रसायन का परिचय समझना, फिर कार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, फिर कार्बनिक रसायन की प्रारंभिक परिभाषा क्या होती है इस बारे में। इसके बाद हमें समझना था हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या बना, इस बारे में समझना था आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार पूर्वक। हाइड्रोकार्बन मतलब समझते हैं ना, यानी ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हों तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन यौगिक। समझे कि नहीं समझे। और इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे आगे और इसके प्रकार को समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।